देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले हम ये देखेंगे डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेटा? कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट? पहले बॉइलिंग पॉइंट The boiling point of the liquid increase with increasing amount of non-volatile solute. एक बार फिर बोलना बेटा। The boiling point of the liquid increase with increasing amount of non-volatile solute. ये तो कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बताना। ये तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था ना, हमें केवल बॉइलिंग पॉइंट बताना है। वो ठीक है, तुमने सही कहा कि जैसे सॉलिड पार्टिकल्स डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सिंपल बॉइलिंग पॉइंट। वो तुमने ठीक कहा, वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और कोई? कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दो चीजें होती। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटीएम भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये दो है। तो मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या किसे कह सकते हैं कि मान लीजिए एक लिक्विड हमारे पास है, क्या बेटा, लिक्विड है, और उसका जो वेपर प्रेशर है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस समय वो क्या करने लग जाता है, बॉइल करने लग जाता है ना। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल, है ना। तो उस समय क्या कहलाएगा, उस समय क्या कहलाएगा, वो उसको कह सकते हैं हम, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जहां पर क्या होगा कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ जरूरत थी ना, इसलिए मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जो आरुषि ने कहा वो आगे की बात बता दी उसने, ठीक है, गुड है ना। फिर बोला तो सही तुमने। आप समझ में आए बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस समय क्या हो जाता है, वो लिक्विड क्या करने लग जाता है, वेपर फॉर्म में आने लग जाता है। किस फॉर्म में आता है, वेपर के फॉर्म में आने लग जाता है। क्लियर हुआ बेटा? अब हमें चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे है ना, इसको हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं कि क्वथनांक जिसको कहते हैं, उबलने वाला पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पर पॉइंट है ये, देखो अब यहाँ पर फिर भी आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर कोई चीज फ्रीज हो रही हो, है ना, ऐसा पॉइंट। तो कब होगी, हम केमिकली कैसे पढ़ेंगे? ये तो हमारे पास क्या है, सिंपल भाषा में है ना, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिस पर कोई चीज फ्रीज हो रही होगी। ये तो घरेलू भाषा में है। तो हम पॉइंट देख रहे हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री, ये पॉइंट है। 3 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री, है ना। तो ये पॉइंट्स है। तो ऐसा पॉइंट जिस पर कोई चीज फ्रीज हो रही हो, तो ये तो सिंपल साधारण भाषा है ना। वो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। फ्रीज का मतलब जमना, कोई चीज फ्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, देखो ये कह रहा है, केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, क्योंकि इसने सॉलिड फॉर्म में आना है। कोई लिक्विड फॉर्म है, मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है और वो फ्रीज होकर के, वो क्या होता है बेटा, फ्रीज होती। फ्रीज होकर के क्या बनाता है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, फ्रीज होकर के क्या हो जाता हो, फिर आइस बन जाती है। हाँ आइस बन जाती है, यानी कि सॉलिड हो जाता है। आइस सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। देखो वो लिक्विड है, हमने पानी रखा फ्रीज के अंदर, फ्रीज हुआ तो सॉलिड बना दिया उसने, आइस बना दिया। आइस बना कि नहीं बना? तो यानी कि यहां पर क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि देखो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, इसका जो वेपर प्रेशर है एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल। यहां पर इसका वेपर प्रेशर जब इसके वेपर प्रेशर के बराबर, या इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड
एंड लिक्विड स्टेट इज इक्वल, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहलाएगा। यहां पर क्या होगा, इसका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये सब डिपेंड कर रहा है, इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो तब वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, मान लीजिए लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तो क्या एक क्या कहलाएगा बेटा, ये वाला क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या हो जाए, क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। याद हुआ, पता लगा, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के बराबर हो जाएगा या सॉलिड का लिक्विड के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दोनों चीजें याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से अब हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझ गए, ठीक है ना। जहां पर क्या होगा, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो उस समय कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। ये केमिस्ट्री की भाषा में है ना, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। जब हम सिंपल भाषा कहते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई चीज जम जाती हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, जिस चीज पर कोई चीज उबलने लग जाती है ना, बॉयल होने लग जाती है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमने समझ लिया। यहां पर क्या करते हैं, अब इस फ्रीजिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन आता है। मान लीजिए हमने कोई लिक्विड लिया है ना, और इस लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। कौन सा वाला सॉल्यूट डाल रहे हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे वहां क्या हो रहा था, जब हमने नॉन वोलेटाइल किसी लिक्विड में डाला तो उसके वेपर प्रेशर, तीन चीजें हो गई। एक तो हुआ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, दूसरा हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हो रहा है यहां पर फ्रीजिंग ऑफ या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीन चीजें हो रही, और ये सब किस पर हो रही हैं, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। जब हमने क्या किया था, इसको डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला था, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ था, वेपर प्रेशर क्या हुआ था बेटा, कम हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ था, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में डाला था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ था, इंक्रीज। यहां क्या हुआ था, ये वेपर प्रेशर क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। डाल हम वही रहे, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हैं। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, इसमें यहां पर क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ बेटा डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। देखो हमने एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर देख रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ था बेटा, डिक्रीज हुआ था, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया था, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे उसके जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, उसने एक लेयर बना दी थी, तो वेपर बन ही नहीं पा रहा था, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, है ना, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। जब हमने क्या किया था, बॉइलिंग पॉइंट चेक किया इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसने बॉइल कुछ पॉइंट्स यहाँ चले गए और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका एलिवेशन हो गया, इंक्रीज हो गया। अब तीसरा है इसमें, जो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबके सब किस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये कहता है देखो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल
और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस एक ही चीज है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट से लोअर हो जाती है वेपर प्रेशर, ये हमने पढ़ लिया है ना, पहले पढ़ लिया था। और कहता है कि द सॉल्यूशन, देखो द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट, this lowering this lowering of freezing point is known as depression in freezing point। यहां पर क्या हुआ बेटा, जैसे हमने क्या किया ये याद रखना आप लोगों ने, एक लिक्विड लिया और इस लिक्विड में हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला, क्या डाला इसमें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का नाम बताओ तो। सर NaCl। काजल बता तो बेटा क्या क्या हो सकता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, काजल, रोहित बता बेटा। NaCl। आरुषि, सर सुगर। हाँ सुगर भी हो सकता है, सुक्रोज हम जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला बता बेटा सुक्रोज। C12H22O11। ये भी हो सकता है ना, NaCl तो ही। और कसिस, बताओ बेटा, ये मैं चेक कर रहा हूँ ना कहीं सो तो नहीं रहे लोग है ना। काजल बताओ बेटा, काजल और कशिश। सर नमक और चीनी। नमक और चीनी को हम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है। तो ये देखो बेटा, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जब हम क्या करते हैं, इसको दोनों है, NaCl भी है और सुक्रोज भी है हमारे पास है ना, इन दोनों में से किसी एक को डालेंगे तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कह रहा है, देखो बेटा, द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सॉल्वेंट है हमारे पास, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड है, वाटर है मान लीजिए। अब वाटर को हम क्या मान लीजिए, इसको ये जम जाता, फ्रीज हो जाता है 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जमने लग जाता है। कितने डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है बेटा, है ना। ये 4 पे या 3 पे फ्रीज होने लग जाता, 3 डिग्री मान लो, 2 डिग्री मान लो, है तो 4 डिग्री मान लेते हैं इसको, 4 डिग्री पर ही जमने लग जाता है। जैसे टेम्परेचर होगा 4 डिग्री का तो पानी हमारा जमने लगेगा। लेकिन जब हमने क्या किया, इसमें इनमें से किसी एक को डाल दिया, NaCl को डाल दो या सुक्रोज को डाल दो, तो ये 3 ही डिग्री पर क्या होने लगेगा, जमने लग जाएगा। यानी कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है 3 ही डिग्री पर। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरने के लिए हम क्या करते हैं, पिघले नहीं, देर में पिघले, तो उसमें क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। बर्फ गिरी और उसमें नमक डाल दो तो देर से पिघलेगी, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हुआ है ना। जब तक वो फिर वापस उस टेम्परेचर पे आए, पिघलने वाले पे आएगी, उससे पहले उसका और टेम्परेचर डाउन कर रखा है, तो और टेम्परेचर पे क्या होगा, पहले ही जो है जमने लग जाएगी। तो ये क्या है बेटा, इसमें यहाँ पर क्या है, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके बारे में समझते हैं, देखो किस प्रकार से होगा। द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट से लोअर टेम्परेचर फ्रीज होने लग जाता है। दिस इज द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, यहां पर हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। जैसे हमने वहां टी भी किया था, यहां आएगा डेल्टा TF, यहां क्या होगा, F का मतलब है फ्रीजिंग, पहले वाले में क्या था, डेल्टा T भी था, बॉइलिंग, ये क्या है, फ्रीजिंग।
इज इक्वल टू क्या होगा, किसका ज्यादा है बेटे इनमें, देखो द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन दैट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ज्यादा है या किसका ज्यादा है टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ज्यादा है। मैंने कहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जमा हो जाता, जमता है, फ्रीज होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और अब हमने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन डाला, वो 3 डिग्री पर जमने लगेगा। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का है सॉल्वेंट का, बताओ बेटा एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने कोई लिक्विड लिया, ये समझना जरूरी है ना, इसलिए मैं इस पर पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं। देखो यहां पर हमने कोई सॉल्यूशन मतलब एक क्या लिया, वाटर लिया है ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट था इसका 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट डालने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है या सॉल्वेंट का, बताओ, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किसका पूछा, एक तो पूछा सॉल्यूशन, ये है ना सॉल्यूशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का, सर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, क्यों, अभी तो तुमने सॉल्यूशन बोला था, ऐसे क्यों होगा बेटा, गड़बड़ क्यों हो रहा है। देखो बेटा, जब ये वाटर था ना, केवल वाटर था, तब ये सॉल्वेंट है, और उस समय उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 4, तो इस सॉल्वेंट है 4 डिग्री, क्योंकि तब वो कुछ नहीं मिला हुआ था। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो सॉल्यूट मिलाने से जब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन। तभी तो सॉल्यूशन बनता है। अब हमने क्या मिलाया, इसमें सॉल्यूट मिलाया, और सॉल्यूट मिलाने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 3 डिग्री, तो किसका ज्यादा हुआ, सॉल्वेंट का। अब सही बोल रहे थे तुम, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, हमें ध्यान रखना कि जब पहले वाटर था केवल, तो तब वो सॉल्वेंट था, जब हमने उसमें क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया तब सॉल्यूशन हुआ। तो मैंने पूछा कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहाँ देखोगे तो सॉल्वेंट का ज्यादा है। जैसे हमने उसमें क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया तो 3 डिग्री हो गया, टेम्परेचर बना। तो कौन ज्यादा हो रहा है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो किस में से किसको घटाएंगे, बोलो ना, किस में से किसको घटाएंगे, अरे ज्यादा में से कम को तो घटाया जाता है, तो ज्यादा कौन है, सॉल्वेंट। हाँ, फ्रीजिंग डिप्रीज यहाँ पर आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट को हम, क्योंकि इस समय कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, प्योर फॉर्म में, क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर फॉर्म में, तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ होगा, है ना, डेल्टा टी अपनी टी नोट एफ, नोट हम इसलिए दिखाते हैं कि प्योर फॉर्म में, इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ है, डेल्टा टी एफ, है ना, डेल्टा टी अपनी टी नोट एफ, टी नोट एफ को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर फॉर्म में, और माइनस कर देंगे टी एफ, ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है, जैसे हमने वहां पर बनाया था, ठीक है ना। तो वहां क्या था, वहां एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ज्यादा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, तो वहां अलग कंडीशन थी, यहां अलग है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसको, बस बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसके आगे देखो बेटा,
यहां पर हम यदि हम इसको देखेंगे, इन्होंने ये समझा रखा है, कोई टाइम बिठा दो तो इसको। ये कहता है कि डेल्टा टी एफ एंड सॉरी टी नोट एफ एंड टी एफ आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये सॉल्वेंट का है एंड द सॉल्यूशन, ये देखो सॉल्यूशन का है। तो ये कह रहा है डेल्टा टी एफ इज डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझना है बस। अब उसके बाद है बेटा देखो, डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये लाइन हमने वैसे ही लिखी हुई कि डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये भी क्या है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लिए यदि हम देखें तो क्या कहता है, देखो इसके लिए नियम क्या होता है कि डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ये भी किस पे डिपेंड कर रही, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो वो आ गया। दूसरा हमने कहा था जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कर किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, और या मोलर सॉल्यूशन है ना, उसके मोलरिटी पे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मोलरिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, उनके मोल्स पर डिपेंड करती है, मोल्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये नियम है बेटा, इसका ध्यान रखना। डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। यानी कि हमारे पास फिर फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल एम, है ना, ये मोलरिटी स्मॉल एम ही होता है। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ केवल कुछ नहीं करना हमने, इज इक्वल टू क्या होगा, वहां क्या था बेटा हमारे पास, के भी था, यहां हम क्या ले लेंगे, के एफ कर देंगे, के एफ इंटू एम। यहां हम क्या लेंगे, के एफ ले लेंगे। तो के एफ क्या है, यहां पर के एफ क्या बेटा, फ्रीजिंग कांस्टेंट। हाँ, इसको बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट। और एक मैंने कहा था क्राइसोस्कोपिक, जैसे उनको एक दूसरा कहा था, जब हम इसको बोलेंगे दूसरा के एफ, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, है ना, ताकि याद रहेगा आपको। क्राइसो, इसको लिखेंगे स्कोपिक, है ना, स्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये दूसरा नाम है इसका, अभी आगे आएगा, है ना, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको कह सकते हैं मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट। जैसे हमने एलिवेशन ऑफ, जब हम क्या पढ़ रहे थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने एक चीज और पढ़ी थी इसमें, हमने कहा था वो कौन से कांस्टेंट कहा था, केबी को एक तो कहा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा था, और दूसरा कहा था इग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो प्रकार के कांस्टेंट है ना, ये तो था किसके लिए, ये केबी के लिए था बेटा, है ना, ये केबी के लिए, इसलिए इसको क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका, मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट। मोलर इस ऊपर वाले का नाम, इसको नहीं, इसको तो पहले याद करना है ना, कहीं तुमने इसी में याद करते मोलर। ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा, मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट, डिफ्रीजन कांस्टेंट, ये दोनों नाम है बेटा इसके, के एफ के, है ना। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया के एफ इज इक्वल, तो ये मोलर डिफ्रीजन कांस्टेंट या क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी बताऊंगा इसको, इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट के, है ना। ये कभी कभी पूछ लेता, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ सकता है, तो हमें पूरी तैयारी के साथ रहना ना, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया इसको। तो देखो हमारे पास दोनों कांस्टेंट हो गए। अब यहां पर क्या होगा बेटा कि जो डेल्टा टी एफ है
अब इसका मान तो मालूम आप लोगों को, m इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू, moles of solute बस यहां पर ध्यान रखना है इसको, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, mass of solvent in kg. बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, इन केजी। भाई इसको चेंज कर सकते हैं बेटा, इसको बार बार ऐसे लिखना है ताकि हमें याद भी रहेगा, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल डब्ल्यू लिख रहे हैं, है ना, और उसके बेटे में क्या आ जाएगा, Mole mass of solute. मोलर मास, और इसको हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, है ना, अलग अलग से दिखा सकते हैं, अभी तो कुछ टाइम ऐसा लगेगा आपको, बाद में आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। मोलर मास, यहाँ पर देखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये केजी में हम इसको ग्राम में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000, है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, ये मैं रफ में कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, रफ पे कर रहा हूँ वहां के हिसाब से, और इंटू क्या कर रहा हूँ 1000 अपॉन, क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बस इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ तो रहेगा ही, और ऊपर क्या आएगा, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा भी सकते हो, ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे, कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, फिर फॉर्मूले वैसे ही निकालने होंगे जैसे हमने निकाला, क्योंकि हमारे पास क्या क्या चीजें पूछ सकता हो, एक तो स्मॉल डब्ल्यू पूछता है अक्सर, मास ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या पूछता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता हो, तो मोलर मास कैपिटल एम होता है, अधिकांश इन दो चीजों को पूछता है ना, ये तो दिया रहता है ना, ये दोनों चीजें। तो यहां पर क्या होगा, यदि हमें क्या निकालना होगा, चलो मान लीजिए हमें कैपिटल एम निकालना, तो फॉर्मूला बताओ बेटा, अब तुम बताओगे कैसे कैसे करूं मैं इसको, एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बराबर क्या होगा बेटा, Sir, kf into हाँ चलो ठीक, के एफ इंटू, small w into 1000 हाँ, upon delta tf into w. गुड, बस यही हमें ध्यान रखना बेटा, इसको हमने यहां चेंज किया और इसको यहां चेंज कर दिया, ये तो हो गए एम की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें चाहिए स्मॉल डब्ल्यू, तब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इधर उधर करना आना चाहिए आप लोगों को, बस बताओ, आप लोग बताइए, फॉर्मूला यही है, कौन बताएगा बेटा, आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बताना है आप लोगों को, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो इसका मैं बताता हूं एक बार, है, इसको मैं क्या कर देता हूं, पहले कलर चेंज करता हूं, तो जो चीज समझ में नहीं आती, Sir, m into हाँ अच्छा, एम इंटू, चलो इसकी बात को मान लेते हैं, एम इंटू delta tf डेल्टा टी एफ into capital W कैपिटल डब्ल्यू upon kf into के एफ इंटू 1000. इसने तो ये बताया बेटा, सही बताया इसने, अभी देखते हैं, चेक करते हैं, है ना, इसने सही बताया या गलत बताया, है ना। हमने क्या करना होता है, जिसको हमें जानना हो, जैसे मान इसको जानना है हमें, तो इसके ठीक सामने ये है, कौन है, डेल्टा टी एफ, तो इसको यहां मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर तरीका बता रहा हूं मैं, हमने क्या किया है, स्मॉल डब्ल्यू लिया और उसके ठीक सामने देखो कौन है, डेल्टा टी एफ, इतनी चीजें रख लो, जो हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू है उसके ठीक सामने वही रख लो, ठीक है ना। अब जो इसके साथ है, जैसे इसके साथ जो गुणा में है, देखो ये के है और ए के है, ये हमेशा कहां जाते हैं, नीचे जाता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे जाएंगे, यानी कि इस सामने वाले के नीचे कौन जा रहे हैं, ये दोनों चीजें जो इसके साथ गुणा में, तो इन जो सामने वाले हैं उनके नीचे लिख लो, यहाँ पर क्या कर देंगे, एक तो क्या कर देंगे के एफ, है ना,
और इनटू क्या कर देंगे 1000। ये हो गया बेटा। दूसरा इसके जो नीचे है देखो, इसके ठीक नीचे कौन है, एक ये है और एक ये। ये कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे इसके साथ गुणा में। तो गुणा में क्या हो जाएगा, एक होगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल, बस ये देखो। और सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। और इसने सही बताया था, देखो वैसे हुआ कि नहीं हुआ। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं बेटा। इसमें ये है स्मॉल डब्ल्यू, क्या होगा, जो स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का है कैपिटल एम। ये क्वेश्चन बनते हैं इस पर, और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं बेटा ये बोर्ड एग्जाम में, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी पर। इससे पहले वाला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मोलरिटी पर। ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मोलरिटी पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें मोलरिटी पर ये दोनों ही के दोनों डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है मोलरिटी पर। दूसरा यदि देखेंगे बेटा, ये एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन दे रखा केवल, है ना। हमने वहां तक पहुंचना है, फॉर्मूले तक, और फॉर्मूले के बाद इस क्वेश्चन की कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई है वो जानना हमें, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन तो हम आसानी से कर भी लेंगे। देखो इससे, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। ये कह रहा है देखो, ए सॉल्यूशन, कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम वीक मोनोबेसिक एसिड, 1 ग्राम है ये पॉइंट, इतना ग्राम जो है मोनोबेसिक एसिड है, इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीज एट 272.817 केल्विन, डिटरमाइन द मोलर मास। देखो इसने क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ एसिड पूछा हुआ, KF दे रखा है। फॉर्मूला बताओ बेटा, तुम बताओगे मुझे कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है और क्या क्या हमें करना है। इस क्वेश्चन से हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझ जाएंगे। देखो इतना ग्राम लिया उसने मोनोबेसिक एसिड, है ना, मोनोबेसिक एसिड इतना ग्राम लिया, और उसको इतने ग्राम वाटर में डाला। यानी कि वही जैसे हम क्या कर रहे थे, हम सॉल्वेंट ले रहे थे, है ना, उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे, ऐसे तो किया था हमने। फिर क्या हुआ था, उसमें डिप्रीजन हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट में, है ना, कमी आई थी, ठीक है ना। और उससे क्या हुआ, फिर हमने निकाला, कुछ चीजें निकाली थी, है ना। तो अब बताओ, मुझे बताओ एक चीज बताओ आप लोग, क्या क्या चीजें दे रखी है और फॉर्मूला क्या है, पहले हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला बताओ पहले, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद है नहीं है, बताओ बेटा, फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। यदि कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इतना तो याद रहेगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ये तो हम आप आराम से बना सकते हैं। डेल्टा टी एफ, है ना, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू हमें पता है, एम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ तो है हमारे पास है ना। और इस एम को हम क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, है ना, इनटू, देखो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल 1000 उल्टा कर देंगे, 1000 अपॉन कैपिटल, इसमें कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें दी हुई है, तो क्या हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, के एफ तो दे रखा है, देखो के एफ तो यहां दे रखा है, के एफ की वैल्यू दे रखी है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है बेटा। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, आरुषि बताएगी इस बार, बता बेटा, आरुषि चुप हो गई। स्मॉल डब्ल्यू दे रखा बेटा कि नहीं दे रखा, आरुषि, आरुषि कहाँ सो गई क्या, नहीं सर, सोए नहीं। अच्छा, मालूम नहीं लग रहा है, बताना बेटा। देखो इसमें ऐसा है ना, हम सीख रहे हैं, अभी सीखने की प्रोसेस में ऐसा थोड़ी कि हमें आ जाएगा, पहले हमें धीरे धीरे सीखना है। कोई बात नहीं आ रहा है तो बताना है कि नहीं आ रहा है। अंजलि, सर वीक मोनोवेसिक एसिड, हाँ, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ देखो कैसे,
यहाँ देखो बेटा, हमारे पास एक तो सॉल्वेंट है, कोई चीज है, मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, और उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में जो जो मिला रहे होंगे, देखो ये कह रहा है ना, देखो अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 ग्राम वीक मोनोबेसिक एसिड, इतना जो मोनोबेसिक एसिड का एक वीक सॉल्यूशन है इन इतने ग्राम, कितने ग्राम वाटर में, तो यानी कि जो ज्यादा मात्रा में वो हमारे पास सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर भी लिखा है ना वाटर ही तो ले रखा है, और उसकी वैल्यू कितनी है 21.7 ग्राम। ये हमें पता कैसे लग रहा है, मेजर कंपोनेंट है। और ये देखो वीक, वीक इतना ग्राम जो है मोनोबेसिक एसिड, यानी कि ये सॉल्यूट है 0.01। तो सॉल्यूट को हम, स्मॉल डब्ल्यू को हम किससे दिखाते हैं, सॉल्यूट से दिखाते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1। यहां से पता करना हमने, थोड़ा दिमाग लगाना उसको कैलकुलेशन में ना, कि इतने ग्राम को इतने ग्राम में घोला है, तो इसमें सॉल्यूट कौन आ रहा है, जो कम होगा, है ना, सॉल्वेंट कौन होगा, जो ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट मोनोबेसिक एसिड हो गया इतना ग्राम, तो हमने सॉल्यूट को किससे दिखाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो ये पहचान हमने, और 1000 यहाँ दे ही रखा है, तो 1000 इसमें तो हम कैलकुलेशन, यहाँ कैपिटल एम दे रखा बेटा कि नहीं दे रखा, कैपिटल एम हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पहले ये बताओ। बता बेटा, आरुषि बताइए, कैपिटल एम हम किससे दिखा रहे हैं, किससे दिखाते हैं इसको। अभी मैंने फॉर्मूले में बोला था आप लोगों को, रोहित, काजल, सर KF। नहीं नहीं नहीं, एम बताना, एम, एम क्या है, फॉर्मूले बताया था मैंने एम का। सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल, इसको हमने कहा बेटा मोलर मास। और ये कह रहा है डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ एसिड, ये एम क्या है, मोलर मास है, क्या है, मोलर मास। और ये तो हमें जानना है, ये तो इस प्रश्न में पूछा हुआ है, तो यहाँ मोलर मास यानी कि कैपिटल एम हमें ज्ञात करना। मुझे ये चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है ना। अब ये क्या है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये कैपिटल डब्ल्यू क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, गुड है ना, क्या है बेटे, कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दे रखा कि नहीं दे रखा, पहले बताओ। ये है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, दे रखा बेटा कि नहीं दे रखा, सर वाटर। वाटर तो है, इसका मास दे रखा मैं, वाटर तो है ही, इसका मास दे रखा बेटा मैं, यहां दे रखा कहीं सर क्वेश्चन, 21.7। नहीं ये मास नहीं बेटा, ये मास होगा सर 0.1 ग्राम। 0.1, हाँ देखो गड़बड़ कर रही है ना काजल, 0.1 मास ऑफ क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट है। स्मॉल डब्ल्यू जो है, ये स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो मान के चल रहे हैं, और वो दे रखा है 0.1। यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है या नहीं दे रखा, सर नहीं दे रखा। क्यों, और ये क्या है 21 पॉइंट इतना ग्राम क्या दे रखा, ये क्या है, कंफ्यूजन तो मैं करूंगा, पहले सारी चीजें क्लियर तो मैंने करनी है आप लोगों को, कैसे कैसे क्या क्या चीजें दी हुई, ये दे रखा बेटा हमारे पास इतना ग्राम दे रखा है यानी, ठीक है ना। ये 21 मैंने जबरदस्ती बोला जब अंजलि ने बताया था, 21.7 ग्राम, इतना ग्राम दे रखा हमारे पास मास, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है ना। ये सॉल्यूट का दे रखा है, सॉल्वेंट का दे रखा है। अब क्या चीजें बची, ये हमें मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। अब डेल्टा टीएफ दे रखा कहीं, इसको मिलाने से देखो, इतना ग्राम वाटर में इतना ग्राम वीक एसिड मिलाने से देखो, वाटर एट फ्रीज इतने पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये डेल्टा टीएफ है, कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, इतना दे रखा है सर 272.817। ये मैं जबरदस्ती चाह रहा हूं कि आप लोग ये गलती करें। देखो बेटा यहाँ है ना, हमने पहले, इससे पहले डेल्टा टीएफ भी नहीं दे रखा मैं,
क्यों नहीं दे रखा है? हमें पता है कि ये पानी है, वाटर है। वाटर में हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें, अभी मैं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, समझा रहा हूँ, जो हमने डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा है ना। ये पानी था, पानी में हमने क्या किया, मोनोबेसिक एसिड डाला। क्या डाला? पहले ये बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम केल्विन में कितना बनाएंगे? केल्विन में कितना होगा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कितना बनाएंगे? क्वेश्चन को समझना है पहले। देखो वाटर, ये देखो वाटर फ्रीज एट इतने इतने डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, पानी लिया, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कि जीरो पे हम कहते हैं 0 डिग्री पर कोई चीज जम जाती, पानी जम जाता है, कहते हैं नहीं कहते? तो इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, तो 273 केल्विन हुआ। क्योंकि ये केल्विन में दे रहे हैं इसलिए हम केल्विन में जा रहे हैं, सेल्सियस में तो हम सेल्सियस में जाते हैं, ठीक है ना। ये पानी था, पानी में क्या किया फिर हमने, मोनोबेसिक एसिड डाला, ठीक है ना। सॉरी या मोन बेसिक एसिड डाला, ये मोन लिखा हुआ है इन्होंने, मोनो, चलो मोन बेसिक एसिड है ना, मोन बेसिक एसिड कोई एसिड है। देखो इसका इतना ग्राम डाला, जैसे हमने इसका डाला तो इसका ये सॉल्यूशन बना। क्या बना ये? अब सॉल्यूशन बना गया, वाटर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन 1 बना बेटा कि नहीं बना? जैसे हमने क्या डाला, इसमें इतने ग्राम डाला तो एक सॉल्यूशन बना। और वो कह रहा है कि अब कितने पे हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 272.817 केल्विन हो गया। पहले पानी का इतना था, अब इतना हो गया। तो क्या हम इससे डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा नोट एफ माइनस डेल्टा एफ। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से हम क्या करते थे, जो सॉरी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से इसको घटा देते थे। तो यहां पर क्या आएगा, 273 माइनस 272.817। ऐसे नहीं लिखना कि जैसे हमने देखा यहाँ फ्रीजिंग है तो तुरंत, हमें ये दिमाग लगाना है कि देखो इतना ग्राम हमारे पास क्या है, वीक एसिड दे रखा है। अब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा बेटा, वीक एसिड दे रखा है। तो कलर चेंज कर देते हैं, देखो ये वीक एसिड दे रखा है ना, इतने ग्राम दे रखा है। इतने ग्राम वाटर में डाला, तो हमने दिमाग के लगाना कि ये हमने वाटर लिया और वाटर में हमने इतने ग्राम को डाल दिया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और उससे क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया। इसका मतलब पहले इसका टेम्परेचर ज्यादा था होगा, है ना। ये फ्रीज इतने पे हो रहा है, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 होता है। उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा बेटा, कितना आएगा टेम्परेचर, ये आएगा 183 केल्विन। यहां पर आएगा 0.183 केल्विन। देखो आज आप लोग बहुत इधर उधर हो गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा मत सोचना, यदि आपको इस बार भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमने 2-3 बार पढ़ना है इसको, है ना। हम एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्या क्या चीजें दी है, किस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल होता है बेटा, ये हमें कहाँ ले जाते हैं, उस थ्योरी की तरफ ले जाते हैं। ये थ्योरी हमारी समझ में आ रखी कि नहीं आ रखी पूरी तरह, ठीक है ना। तो जब हमारी पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो तब हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा टी एफ भी हमने निकाल लिया, इसी के आधार पर निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम की वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। तो एम निकालना है तो इसको फिर हम फॉर्मूला यहाँ ले जाएंगे, उसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है, तो के एफ देखो इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, है ना, और इंटू क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू। बस अब हमारे पास सारी वैल्यू मालूम है। देखो के एफ की वैल्यू कितने दे रखे, 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, 1000 की वैल्यू 1000 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेल्टा टी एफ कितना होगा बेटा, 0.183 इंटू देखो कैपिटल डब्ल्यू, हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है
कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये है ना 21.7। बस अब हम m निकाल सकते हैं। इन कैलकुलेशन को जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। सबको समझ में आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं,